नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल है। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन और इस प्रोग्राम की रौनक को दुबाला कर रहे हैं वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर और प्रोमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक जनाब हकीम सुलेमान खान तूर साहब। आइए मिलकर इस्तकबाल करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं हकीम साहब को। इस्तकबाल है हकीम साहब आपका। ज़रा नवाजी, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। तो नाज़रीन, इससे पहले कि आज हकीम साहब का खूबसूरत कलाम आप सबकी समातों में उतरे, छोटा सा वाक़या गोश गुजार करते हैं कि एक बादशाह के दरबार में एक दरवेश का आना हुआ। पहले बादशाह भी इतने अच्छे हुआ करते थे कि ऐसे लोग जो है बेरोक टोक बिला किसी झिझक के उनके दरबार में पहुंच जाया करते थे, वाज़ो नसीहत करने के लिए या हक़ का रास्ता दिखाने के लिए, कोई अच्छी बात बताने के लिए। तो वो दरवेश बादशाह के दरबार में पहुंचा और सीधे ये कहने लगा कि बादशाह सलामत, ये दुनिया की ज़िंदगी चंद रोज़ा है, ये दुनिया फ़ानी है, अभी भी गफलत से बेदार हो जाइए, आखिरत की तरफ लौट आइए। ये तख्त ताज क्या है? कुछ नहीं है, इसकी कोई अहमियत नहीं है। बादशाह ने कहा कि ये क्या बात कर रहे हो तुम्हें मालूम है कि तख्त ताज की क्या अहमियत है? जब मैं इस तख्त पे जलवा अफरोज़ होता हूँ तो मुझे अपना आप कैसा महसूस होता है। मैं तख्त पे होता हूँ, रियाया नीचे होती है, हर तरफ ख़दम व हशम हाथ बांधे खड़े होते हैं, चारों तरफ मेरे मुसाहिबीन होते हैं। तुम क्या जानो तख्त ताज की अहमियत क्या है? वो फ़कीर वहाँ से चला गया। बादशाह का शिकार पे जाना हुआ। इत्तेफाक से उसका घोड़ा बिदक गया और सरपट दौड़ता हुआ उसे एक ऐसी जगह ले गया जहाँ बिल्कुल जंगल था, वीराना था, न खाने को कुछ था, न पीने को कुछ था। प्यास से बादशाह की हालत ख़राब होने लगी। अचानक उसे किसी शख्स का कदमों की आहट सुनाई दी। देखा तो वही फ़कीर वहाँ से गुजर रहा है और उसके कांधे पर एक मशकीज़ा है। आवाज़ लगा रहा है, पानी ले लो। बादशाह ने कहा, मुझे दो पानी, मैं प्यास से मरा जा रहा हूँ, मुझे पानी दो। तो उसने कहा, मैं तो पानी बेचता हूँ, ऐसे बेमोल पानी नहीं मैं देता, पानी की कीमत देनी होगी आपको। उसने कहा, मैं बादशाह हूँ, तुम्हें मालूम है मैं कौन हूँ? मैं बादशाह हूँ। उसने कहा, मैं क्या जानूँ कौन बादशाह और कहाँ का बादशाह, मैं तो पानी बेचता हूँ, आपको कीमत देनी पड़ेगी। उसने कहा, क्या कीमत है इसकी? तो उसने कहा कि इसकी कीमत आपकी आधी सल्तनत है, आपका आधा तख्त ताज है। तो बादशाह ने कहा कि ठीक है। उसने जो है वो एक अपने थैली से जो है चमड़े की दस्तावेज़ निकाली और बादशाह से लिखवा लिया, आधा तख्त ताज। बादशाह को बहुत शिद्दत की प्यास लगी थी और जैसे ही उसने जल्दी से पानी पीना चाहा, उसके हलक में वो पानी के घूंट जो है वो अटक गए। अब परेशान के ना जान निकली जा रही थी कभी प्यास से, और अब जो है वो पानी अटक गया था। तो वो जो फ़कीर था, दरवेश था, वो हकीम भी था। उसने कहा कि ठीक है, मैं आपकी हालत दुरुस्त कर सकता हूँ, लेकिन आपको इसकी भी कीमत देनी होगी। पूछा, इसकी कीमत क्या है? कहा, आपकी बाकी तख्त ताज, आपके बाकी सल्तनत जो आधी बच गई है। बादशाह ने वो भी लिखवा दी, जान तो बचानी थी। बादशाह अपने वापस चला गया अपनी ममलिकत में। कुछ दिन के बाद, कुछ अरसा बीत गया, वो फ़कीर दोबारा पहुंचा। तो बादशाह से वही बात उसने कही कि दुनिया की ज़िंदगी जो है चंद रोज़ा है, फ़ानी है, अभी भी वक्त है, गफलत से बेदार हो जाइए। बादशाह ने कहा, ऐसा लगता है मैंने तुम्हें कभी देखा है। बोला कि हाँ, आपने मुझे देखा है, मुझसे मिले हैं, और तख्त ताज जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि ये बेवक़्त है, इसकी तख्त ताज की बहुत अहमियत है, तुम क्या जानो? तो देखिए, मेरे पास आपकी दी हुई दस्तावेज़ पर लिखा हुआ है कि आपका ये तख्त ताज जो है वो आप मेरे हाथों फ़रोख्त कर चुके हैं। तो बादशाह एक पल को जो है वो सकते में आ गया। फ़कीर ने वही बात कही कि दुनिया की ज़िंदगी वाकई चंद रोज़ा है। आप ये देखें कि आप इसे पानी के 2 घूंट के एवज़ अपना तख्त ताज फ़रोख्त कर चुके हैं। तो नाज़रीन, वक्त रहते अगर इंसान गफलत से बेदार हो जाए, होश में आ जाए, तौबा का दरवाज़ा उस वक्त तक खुला होता है जब तक गले से या हलक से जो है वो गड़गड़ाहट की आवाज़ ना आने लगे। तो इससे पहले कि जो है मौत हमें आ ले, एक हम गफलत की जो ज़िंदगी है उससे बेदार हो जाएं, होश में आए, रब का शुक्र अदा करें और आखिरत की ज़िंदगी की तैयारी करें जो कि हमारी अबदी क़यामगाह है। अब चलते हैं हकीम साहब के पास और उनसे उनके ताज़ा कलाम की फरमाइश करते हैं। बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज़ आ मुझे जो गज़ल मैं पेश कर रहा हूँ ये है तो नई, लेकिन वो कल वाली गज़ल जैसी ही रदीफ है इसकी, तो बदगुम ना हो। खुशी महदूद है और अब तो गम महदूद रहता है। खुशी महदूद है और अब तो गम महदूद रहता है। बहुत दिन हो गए
तेरा करम महदूद रहता है। वाह। बहुत दिन हो गए तेरा करम महदूद रहता है, और बहुत दिन से ये मेरा बहुत दिन हो गए तेरा करम महदूद रहता है, कोई भी नूर का कतरा नजर आता नहीं अब तो, कोई भी नूर का कतरा नजर आता नहीं अब तो, बहुत दिन से ये मेरा जाम जम महदूद रहता है। बहुत उम्दा बहुत हकीम दिन से मेरा ये जाम जम महदूद रहता है। दिया साकी ने सबको जाम हस्बे ज़र्फ पीने को, दिया साकी ने सबको जाम हस्बे ज़र्फ पीने को, ब्राह्मण हो या हो शेख हरम महदूद रहता है। बहुत उम्दा। ब्राह्मण हो या हो शेख हरम महदूद रहता है, और बड़े इल्जाम देती है मेरी तशना लबी मुझको, बड़े इल्जाम देती है मेरी तशना लबी मुझको, अगर साकी ये लग़ज़ीदा कदम महदूद रहता है, अगर साकी ये लग़ज़ीदा कदम महदूद रहता है। और मक्ते का शेर, वो शायद तूर वाकिफ है मेरे सब्र तहम्मुल से, वो शायद तूर वाकिफ है मेरे सब्र तहम्मुल से, कहाँ उसका कभी मुझ पर सितम महदूद रहता है, क्या कहने, कहाँ उसका सितम मुझ पर कभी महदूद रहता है। बहुत शुक्रिया। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा हकीम साहब। इस महदूद को आपने इश्क के किस जाविये में महदूद किया है? इसका मजाज से ताल्लुक़ है, इसका हकीकत से ताल्लुक़ है? ज़मान और मकान से कुछ चीज़ें जो है वो मावरा होती हैं, लेकिन आपने जिन चीज़ों को महदूद किया है उनका ताल्लुक़ किससे है? और देखिए, जैसे आपने वाक़या सुनाया ना, तो अल्लाह ताला के लिए तो ये सब जितने भी ओहदे और माल और मता है, तो बादशाहत, वो इतनी मामूली है कि एक फ़कीर के 2 घूंट पानी में सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो अल्लाह ताला जिसको भी देता है उसका, इसमें ज़र्फ़ का भी जिक्र है कि साकी जो है वो सबके ज़र्फ़ से वाकिफ़ है, और उसको उसके ज़र्फ़ के मुताबिक देता है। हम तड़पते रहते हैं कि हमें ये नहीं दिया, हमें वो नहीं दिया, उसको वो दे दिया, वो हमसे काबिल नहीं है, उसका ख़ानदान हमसे छोटा है, ये सब सोचते हैं। अल्लाह ताला की नज़र में ज़र्फ़ है उसका, और वो पहचानता है, उससे कोई धोखा नहीं कर सकता। तो महदूद रहने का मतलब ये कि कभी ये शेखो मेहरमन हमें छोटा समझने लगते हैं, लेकिन कभी हमारे अजीज़ व अक़रबा, कभी हमारे यार दोस्त, लेकिन अल्लाह ताला की नज़र में कौन क्या है कुछ पता नहीं है। कब किसको क्या दे दे, कब क्या बात पसंद आ जाए, वो हमारे ज़र्फ़ से वाकिफ़ है। ज़र्फ़ तो आपको पता है, तो बर्तन को कहते हैं, और ये ज़मीर का बर्तन है एक्चुअली। बिल्कुल बिल्कुल हकीम साहब, आपके 2 बहुत प्यारे व्यूवर्स, आपके 2 बहुत अक़ीदतमंद, आपके चाहने वाले दोनों फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं, कर्नल वर्मा साहब और सुधा जी। सुधा जी, थोड़ा सा इंतज़ार, पहले हम कर्नल साहब से बात कर रहे हैं। बताइए कर्नल साहब, क्या फरमाएंगे आप? कर्नल साहब, हमारी आवाज़ पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल बेहतर आवाज़ आ रही है। मेरी आवाज़ आ रही थी? नहीं, आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही है। क्या बात है, फिर रास्ते में खलल है क्या? नहीं, अब बेहतर हुई, पहले से बेहतर हुई है। जी फरमाइए। मैं 2-3 बातें हैं मेरी। तो पहले तो मैं ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जैसे कि मोबाइल रिचार्ज होता है ना, जैसे आप हमारे एहसास, ईमान को रिचार्ज कर देती हैं। कल जैसे आपने बहुत अच्छी बात बोली कि मैं तो नहीं थी, वो झोपड़ी वाला किस्सा बहुत बहुत अच्छा लगा कि तू तो था। आज के दौर में ऐसा एतमाद और एहतियात किसका है? किसी का भी नहीं है। और हकीम साहब की नजर एक छोटी सी बात है कि कितना मामूली आदमी ये मर्तबा चाहता है तो मिटा दे अपनी हस्ती, दाना खाक में मिलकर ही गुले गुलजार होता है। तो दाना भी मामूली ही होता है।
اور ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں میں آپ سے کہ حکیم صاحب زندگی میں بہت کچھ ایسا کرا ہے جو نہیں کرنا چاہیے تھا، اور آپ سے بطور خاص گزارش ہے کہ ہاتھ میں حق ہو اور حلق میں حلال ہی اترے، نہ حق کی طرف نظر نہ ہو. دعا ہمارے لیے بطور خاص کریں آپ. جی تھوڑا سا انتظار، سدھا جی سے بات کر لیتے ہیں. جی سدھا جی فرمائیے، کیسی ہیں آپ؟ صبح بخیر. بیٹا خوش رہو میری پیاری لڑکی، بہت ہی سارا پیار اور سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ آپ اللہ. کو بھی آداب. بیٹی خوش رہے، سلامت رہے، یوں ہی مسکراتی رہے اور یہ پیارے پیارے قصے سناتی رہے، یہ دعا ہے میری. بیٹی نہ جانے کب کیسے ہم تم سے محبت کر بیٹھے. کل آپ سے بات نہیں ہوئی، اچھا نہیں لگا. جہے نصیب آج آپ سے آواز سن پا رہے ہیں. سچ میں آپ کی مسکان اور شاعری پر تو جادو کر دیا ہے. بار بار سنتے ہیں، لگتا ہے وقت ٹھہر گیا. بہت سارا وقت چاہتی ہوں کہ مل جائے، لیکن اور بھی کالرز ہوتے ہیں، اس لیے مجبوری ہے میری. نہیں تو سارا شو میرے کو لگتا ہے کہ میں 1 گھنٹے تک لگاتار بولتی رہوں آپ دونوں کے لیے. خدا نے ایک ہی نگینہ بنایا ہے، آپ کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا. آپ ہم فقیروں کی شان ہیں جس نے ہمیں جینا سکھایا ہے. پھر نہ کہنا میری کوئی ضرورت نہیں رہے گی میرے جانے کے بعد. جانتی ہوں ایک دن سب کو جانا ہے، لیکن آپ کے منہ سے سننا اچھا نہیں لگتا. میرے بادشاہ تم بن ہم ادھورے ہیں. ابھی تو ہم نے آپ سے بہت کچھ سیکھنا ہے. جب یہ بات کہہ دیتی ہوں تو مانے سانسیں تھم جاتی ہیں. بن تیرے کرم کے عرض کرتی ہوں، بن تیرے کرم کے گزارا نہیں. پیارے مل رہی ہیں مرادیں یہاں ہر قدم. میں بھی آئی ہوں لے کر امیدیں کرم. کون سائل تو نے نوازا نہیں، تو نے کس کا مقدر سنوارا نہیں. ایسی مجبوری بھی کیا ہے پیارے، میں نے ہر قدم پہ اٹھائے ہیں غم. صبر چھوڑا نہیں تمہاری قسم. جانتے ہو کیوں نہیں چھوڑا، مجھ کو ہے آسرا ایک تیرے نام کا. غیروں کے آگے پسارا نہیں. بہت عمدہ، بہت عمدہ. آپ ہمیشہ ایسے ہی لاجواب کر دیتی ہیں سدھا جی. کم لفظوں میں بہت ساری باتیں کہہ جاتی ہیں، کچھ کہی کچھ انکہی. حکیم صاحب کے پاس چلتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں. جی حکیم صاحب آپ کا اظہار خیال. ان دونوں اشخاص واقعی بہت محترم ہیں اور واقعی لاجواب کرتے ہیں. یہ باقی ایک شعر دونوں کی نظر ہے تو وہ جواب ہے جس پر سوال اٹھتے ہیں. تو وہ جواب ہے جس پر سوال اٹھتے ہیں. تو وہ جواب ہے جس پر سوال اٹھتے ہیں. تو وہ سوال ہے جس کا کوئی جواب نہیں. واہ، بہت عمدہ. شکریہ. جی حکیم صاحب آپ کی بات درمیان میں ادھوری رہ گئی، ایسا لگا جیسے رابطے میں خلل تھا. اس شعر کے بعد آپ نے کچھ فرمایا وہ ہماری سماعتوں میں نہیں اترا. نہیں، بس ایک شعر میں نے پڑھا ہے. جی بہتر بہتر. کبھی کبھی کم لفظوں میں ہی بہت کچھ انسان کہہ جاتا ہے. بہت شکریہ ہمارے دونوں ناظرین کا، کرنل صاحب کا، سدھا جی کا. شاہینہ صاحبہ سے بات کر رہے ہیں. جی بتائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ شاہین ہمیں سن پا رہی ہیں؟ جی جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بنگلور سے بات کر رہی ہوں. جی استقبال ہے آپ کا، فرمائیے کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی سوال پوچھنا چاہتی ہوں. یہ میری بیٹی ہے، وہ 15 سال کی ہے. جی. وہ مہینے کا ہو تو بھی 7 دن کی مدت کے بعد بھی پھر وہ تو اچھا ہے، جاری ہے. وہ ٹھیک ہے. وہ اس لیے بند ہونے کے لیے دعا کی درخواست. ٹھیک ہے. آپ نے عمر 15 سال بتائی ہے بچی کی؟ بچی کی عمر کیا بتائی ہے آپ نے؟ 15 سال. 15 سال. جی اور بھی کوئی سوال ہے؟ جی اتنا ہی کافی ہے. بہتر. جی حکیم صاحب. انہوں نے کہا کہ حیض دوبارہ سے شروع ہو جاتا ہے.
یہ میری سمجھ میں آیا کہ حیض ہونے کے بعد پھر دوبارہ شروع ہو جاتا ہے. کیا یہ بات ہے؟ جی جی یہی بات ہے حکیم صاحب. تو دیکھیے اسبگول کی بھوسی 1 چمچ دودھ میں ملا لیں. 1 چمچ اسبگول کی بھوسی گرم دودھ میں ملا لیں اور اس کو ٹھنڈا ہونے دیں. اور گون چلغوزہ 1 چٹکی میں جتنا آئے، بس اس سے زیادہ نہیں. کم ہو جائے تو اچھا ہے، زیادہ نہ ہو. 1 چٹکی اس دودھ میں ملا دیں اور اس میں شکر وغیرہ خوب ملا لیں. بچی کو ذائقے دار لگے گا، یہ کھیر جیسا لگتا ہے. ہر دوسرے دن تیسرے دن 1 خوراک دیا کریے، بس بچی کو فائدہ ہونا ممکن ہے انشاءاللہ. جی اسحاق بھائی خیر مقدم ہے آپ کا، فرمائیے کیا سوال ہے؟ کریم صاحب کا پروگرام دیکھتے ہیں. ہم نے ڈاکٹر حکیم سلیمان صاحب سے دوائی منگوائی ہے، لیکن ابھی کیا ہے کہ 1 ہفتے پہلے ہمارے ایک بیبی ہوا ہے، ڈلیوری ہوئی تھی، جس کے انگلیوں کے اوپر پھپھولے ہو گئے، ہاتھ پہ ہو گئے اور پیروں پر ہو گئے، پیٹ پہ ہو گئے، چہرے پہ ہو گئے. پورے جسم میں دھیرے دھیرے بڑھ رہے ہیں باجی، اور وہ پھپھولے ہو جاتے ہیں بڑے بڑے. اس کے اندر ڈاکٹر اس کو پٹی کرتا ہے، اس کے پھپھولوں کو بٹھا دیتا ہے، پھر پٹی کر دیتا ہے، لیکن باجی وہ کنٹرول نہیں ہو رہے. تو ہم حکیم صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں یہ کون سی بیماری آ گئی، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ ہم بہت پریشان ہیں، اور 1 ہفتے کا یہ بھی زیادہ ٹائم نہیں ہوا. پھول کے پوٹے ہو جاتے ہیں جس کے اندر پانی ہو جاتا ہے، چیپا جیسے ہو جاتا ہے وہ، اور اس کا پانی. یہ بچے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی بچے کی؟ یہ بچے کی کیفیت ہے؟ جی بچے کی بات کر رہے ہیں باجی، 7 دن کا ہی ہوا ہے. ہاں 1 ہفتہ. جی ہاں باجی ہم بہت پریشان ہیں. آپ اس کے حق میں دعا بھی کریں، اور کوئی ہمیں اس نقطہ بھی بتا دیں یا دوا بتا دیں، ہم منگا لیں گے حکیم صاحب سے. بہتر. جی حکیم صاحب آپ لوگ ہمارے بچے کے بارے میں دعا بھی کریں. ڈاکٹر نے تو جواب دے دیا. اللہ تعالیٰ اسے صحت دے. بالکل حکیم صاحب، یہ دیکھیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ماں کو بچے سے زیادہ محبت ہوتی ہے یا ماں کے دل میں تڑپ زیادہ ہوتی ہے. یہاں باپ کے لہجے میں جو بے چینی ہے، بے قراری ہے، اضطرار ہے، وہ واقعی دل کو دکھا گیا. ہاں دیکھیے باپ اپنی تڑپ کو چھپا کر رکھتا ہے، لیکن تڑپ اس میں بھی کم نہیں ہوتی، کیونکہ وہ نطفہ اسی کا ہوتا ہے. اور اس پر ماں کے تو خون اور دودھ یہ سب پلا کر اور اس کو نگرانی رہتی ہے، اور اس کے ماں کے وطن سے پیدا ہوتا ہے. لیکن باپ کتنی مشقتیں کتنی ذلتیں اٹھا کر وہ رقم لاتا ہے جس سے یہ بچے پلتے ہیں. بڑا ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے. بہرحال دیکھیے ڈاکٹرز کے بھی اختیار میں رہیں، اور وہ جو بھی کہیں وہ کریں. بچہ ماں کا دودھ ضرور پیتا ہوگا. تو ایک چیز میں بتا رہا ہوں، وہ آپ لیں. دیکھیے خشخاش سب جانتے ہیں، ہر گھر میں خشخش ہوتی ہے. خشخاش بھی کہتے ہیں، باریک باریک بیج. اور 1 چمچ خشخاش دودھ میں خوب باریک پیس لیں، خوب باریک کر لیں. دودھ 1 گلاس ہو یا 2 گلاس ہو تو بھی اچھا ہے. اور گون مورنگا سفید وہ 1 گرام. گون مورنگا سفید اصلی ہی لینا، بچے کا معاملہ ہے. اور یہ بچے کو نہیں دینا، بچے کی ماں کو پلائیں روزانہ 1 دفعہ. اور ہمارے رابطے میں رہیں، بتاتے رہیں. یاد رکھیں، ایک بار اور دوہرا دیتا ہوں، کبھی کچھ پرابلم ہو اور اگر یہ پروگرام آپ نہیں دیکھ پائے، آواز نہیں آ رہی ہو، تو یہ پروگرام آپ دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں. یہ لوگ لوڈ کر دیتے ہیں راہ نجات کے نام سے. تو کسی کو بھی چاہیے اپنے جواب دوبارہ سننا. اور میں ایک بار اور بول دوں ان کے جواب کو، تاکہ بالکل ان کو بالکل آسانی حکیم ہو صاحب. جائے. جی ضرور. خشخاش 1 چھوٹا چائے کا چمچ بھر کے سل بٹے پر خوب باریک دودھ میں پیس لیں، اور 1 گلاس یا 2 گلاس دودھ میں یہ ملا لیں. اور گون مورنگا سفید 1 گرام اس میں مکس کر دیں.
اور یہ بچے کی ماں کو پلائیے روزانہ 1 دفعہ، اور ہمارے رابطے میں رہیے، ہمیں بتاتے رہیے، انشاءاللہ بچے کو فائدہ ممکن ہے انشاءاللہ۔ آندھرا پردیش سے ایک خاتون ہے، جی بہن بتائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم شباب بہن۔ وعلیکم حکیم السلام۔ صاحب کو السلام علیکم۔ میری وعلیکم گزارش ہے میرے حکیم صاحب سے ایک گزارش ہے میری بچی 20 سال کی ہے، ہمارے جیٹ رشتہ کر کے میرے کو طلاق لینا پڑا، میں بہت پریشان ہوں۔ صرف حکیم صاحب سے میری عرض ہے کہ میری بچی کے لیے دعا کریں۔ میں خود کلا لے لی ہوں، میرے جیٹ خود میرے کو دھوکہ دی۔ بہن ذرا اپنا سوال دہرائیے۔ میری بچی 20 سال کی ہے، ہاں اس کو کھلا لے لی، میں کھلا ہو گیا۔ جی میں سمجھ گیا۔ جیٹ کے بیٹے سے ہی میں خود کھلا لے لی ہوں۔ جی صرف میرے کو دعا کی ضرورت ہے۔ آپ یہاں ٹی وی پہ نہیں، آپ جب بھی نماز پڑھیں گے، جب بھی دعا کریں گے تو میری بچی کو دعا کیجیے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر جڑ چکی ہیں، خدیجہ صاحبہ ہیں ایم پی سے۔ جی خدیجہ صاحبہ کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میری گزارش ہے حکیم صاحب سے کہ جو وہ ایک غزل جو روز سناتے ہیں، تو کل جو ایک کالر نے فرمائش تھی اس غزل کی، جو کچھ اس طرح سے تھی کہ پڑھا لکھا بشر جو ہوتا ہے تو لہجہ چمکتا ہے، تو کسی دن یہ والی غزل وہ پوری سنا دے، کیونکہ زیادہ شعر و شاعری تو مجھے سمجھ میں آتی ہے نہیں، پر یہ والی غزل مجھے بہت اچھی لگی اور سمجھ میں بھی آ گئی تھی، تو میں اسے پورا سننا چاہتی ہوں۔ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ جو لیڈیز پریگنینسی میں مٹی وغیرہ کھاتی ہیں تو کیا یہ نقصان تو نہیں کرتی ہے؟ اس کے بارے میں حکیم صاحب۔ ٹھیک ہے، بہتر۔ جی حکیم صاحب۔ ہاں دیکھیے، ایک عادت پڑ جاتی ہے، اور مٹی کی ہو یا ملتانی کی ہو یا چاک، جو لکھنے والا چاک ہوتا ہے اس کی عادت پڑ جاتی ہے، تو اس سے کیڑے ہو جاتے ہیں پیٹ میں، کیونکہ مٹی میں جرمس ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے، پھر کیچوے ہو جائیں گے پیٹ میں۔ تو ایسے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو کیلشیم کی کمی ہوتی ہے، تو جو بھی مٹی کھائے ان کو کیلشیم کی ٹیبلٹ، یا بچے زیادہ تر ایسا کرتے ہیں تو کیلشیم کے سیرپ انہیں پلایا کریں، تو یہ عادت چھوٹ بھی سکتی ہے۔ اور وہ غزل میں انشاءاللہ ڈھونڈوں گا اور کسی دن پیش کروں گا، پوری غزل ڈھونڈوں گا۔ جیسے میرے پاس اتنی غزلیں ہیں، روز ایک غزل کہتا ہوں اور وہ فیس بک پہ ڈال دیتا ہوں۔ تور بگراسوی میرا فیس بک پیج ہے، تور TOOR تور بگراسوی میرا فیس بک پیج ہے، اس پر ساری غزلیں پڑھی ہوئی ہیں، وہ آپ چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ جی نیلوفر صاحبہ کا سوال لے رہے ہیں، جی بتائیں کیا سوال ہے بہن؟ نیلوفر صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ ہاں سن پا رہے ہیں جی۔ ہلو باجی، ہمارے بھائی ہیں ایک، جی ان کو کووڈ ہوا ہے باجی، وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، تو ان کو کووڈ ہوا ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، وہ اندر سے طاقت بہت کمزور کر رہے ہیں باجی، ان کو ذرا اندر سے طاقت آنا تو کیا کرنا ہے باجی، ذرا بتائیے، پریشان ہے باجی ہمیں لوگ کرتے۔ ٹھیک، جی حکیم صاحب اندرونی طاقت کے لیے، قوت مدافعت کے لیے کیا کریں؟ بڑا اچھا نسخہ ہے، دیکھیے دیکھنے میں معمولی ہے لیکن بڑا کام کرتا ہے۔ قوت مدافعت کا خزانہ ہے۔ دیکھیے السی، میں اکثر ذکر کرتا ہوں، السی میں بادام، اخروٹ اور فش کی طاقت ہوتی ہے السی میں، اور ان چیزوں میں قوت مدافعت بھری ہوئی ہے۔ تو السی خریدیں، ہلکا سا بھون لیں، اور پھر خوب باریک پاؤڈر بنا لیں، 1 چمچ السی کھائیں، اور 1 چٹکی نمک زیتون 2 گلاس پانی میں یا کم چربی کے دودھ میں ملا کر روزانہ
कम अज़ कम एक खुराक लिया करें, बेहिसाब क़ुव्वत मुदाफ़ियत और अंदर से ताकत। मैं खुद भी कभी कभी लेता हूँ, ये बुढ़ापे की रोकथाम भी है। मैं तो बुढ़ा आदमी हूँ, लेकिन लोगों को मेरी उम्र का अंदाज़ा नहीं है। और इसके अलावा जो फ़वाइद होते हैं इसके, वो भी सुन लीजिए। किडनी को रोज़ाना धो मांज के साफ करके बर्तनों की तरह, आपके बावर्ची खाने के बर्तनों की तरह धो मांज के किडनी को और लीवर को अच्छा कर देती है। फिर पेट, एसिडिटी, कब्ज, गलाजत और बवासीर, इन्फेक्शंस को रोकती है। स्किन को बड़ा खूबसूरत बनाती है, क्योंकि इसमें बेहतरीन किस्म की विटामिन ई है और वहाँ से भी नहीं निकलने देते। ये बेशुमार फ़वाइद इसमें है। नमक ज़ैतून असलील है, अलसी तो आप जानते ही हैं, इंशाअल्लाह उनको फ़ायदा मुमकिन है। गाज़ियाबाद से कॉलर है मोहम्मद साहब, फरमाएं क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरे 3 सवाल हैं। एक तो जो है मैंने बेटी के बाल बहुत करते हैं, तो उसके लिए मैंने गोल मोरिंगा मंगाया है। तो मुझे वो पूछ रहा है कि उसको इस्तेमाल कैसे करना है, खाली 1 ग्राम किसी भी टाइम देना है, आधा ग्राम 2 टाइम देना है, या उसको कुछ मिला करके देना है? जी। दूसरा है मेरी भांजी के मुताबिक, ये मेरी बेटी जो है 15 साल की अबाउट है, इतनी ही उम्र की मेरी जो है भांजी भी है। उसका जो है पेट ठीक नहीं रहता है, उसका जो है हमेशा जो है पेट खराब ही रहता है। उसका एक्सरे वगैरह भी कराया, दवा मिला कराया, लेकिन उसको कोई आराम नहीं है, उसका हमेशा पेट खराब रहता है। तीसरा सवाल है मेरे मुताबिक, मुझे जो है क्या नाम है 3 साल पहले करीब जो है ये दांत की तरह रैसेस तमाम हुए थे। अब दांत की तरह तो नहीं होते हैं, लेकिन जो है वो चकत्ते से दाने से निकल आते हैं। मैं अंग्रेजी दवाएं खाता हूँ, उसके बाद में वो लगाता हूँ ट्यूब वगैरह, तो कुछ आराम मिलता है, लेकिन जैसे ही बंद करता हूँ उसके बाद फिर वो चालू रहते हैं। तो 3 साल से लगातार मैं इस परेशानी से जूझ रहा हूँ। जी हकीम साहब। तीसरा सवाल मेरी समात तक नहीं पहुंचा, मुझे आवाज आज आहिस्ता महसूस हो रही है अपने नाजरीन की, हमें न जाने क्या वजह है। इनका जो अपना सवाल, ज़ाती इनका मसला ये है कि इनको 3 साल पहले दाद हुआ था। अब दाद तो नहीं है, लेकिन इसी तरह के कुछ मिलते जुलते निशानात, जैसे उन्होंने बताया कि लाल चकत्ते जैसे हो जाते हैं। तो उस बारे में आप क्या फरमाएंगे हकीम साहब? हाँ देखिए, एक चुटकी खाने का सोडा, एक चुटकी नमक ज़ैतून 2 गिलास पानी में मिलाएं और 1 चम्मच अलसी जो हल्का सा भुनी हुई हो उसका पाउडर बना लें। ज़्यादा सी लेके पाउडर बना के रख लें, हल्का सा भूनना है, उसको पाउडर बना के रख लें। 1 चम्मच अलसी खाएं और ये 1 चुटकी खाने का सोडा और 1 चुटकी मैं इसे कहता हूँ नमक ज़ैतून 2 गिलास पानी में मिला के इनमें 1 दफ़ा पी लिया करें, इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी। बकिया 2 सवालों के लिए हम कहेंगे थोड़ा सा इंतज़ार। रिजवाना साहिबा का सवाल नोट कर लेते हैं। जी रिजवाना साहिबा फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी रिजवाना साहिबा। जी, अम्मी के लिए हमने दवा जो मंगाई थी यागोन, तो उसके बारे में पूछना था कि उनको कैसे दी जाए। ठीक है। और दूसरा सवाल ये था कि जो बच्ची को गले में गांठें बताई थी निकलना शुरू हो गई है। हाँ, तो गले में उसकी गांठें हैं, तो उसके लिए नुस्खा बता दीजिए। उनमें तकलीफ होती है, बुखार की कोई कैफियत होती है, साइज बढ़ रहा है? हाँ, बढ़ रही है हल्की हल्की गांठें, और वो को बुखार भी रहता है और बहुत कमजोर भी है वो। उम्र क्या है बच्ची की? उम्र होगी 8-9 साल करीब होगी। ठीक है। आज बारिश की वजह से हकीम साहब ये आवाज़ जो हमारे नाज़रीन की है, सिग्नल्स थोड़े वीक हैं, शायद इस वजह से आवाज़ जो है नहीं पहुंच रही पूरी तरह। बहरहाल सवाल आपकी खिदमत में पूरी तरह पहुंच चुका? जी जी जी, रहनुमाई फरमा दें, क्या करें? अच्छा देखिए, बच्ची को अगर गांठें हैं 8 साल की उम्र में, तो देखें उनमें खून की कमी होनी चाहिए। खून की कमी से भी गांठें होती हैं, तो अगर खून की कमी से हैं तो उनको ऐसी अद्वियात दें जिससे खून खूब हो जाए, उससे भी अच्छे हो जाते हैं। और मुमकिन हो तो टीबी का टेस्ट करा लें,
यहाँ पर अक्सर गांठें टीबी की वजह से होती है। तो इनके लिए तो बस यही जवाब है। और दूसरे सवाल, बॉन मोरिंगा सफ़ेद, अगर बच्ची 12 साल से बड़ी है तो 1 ग्राम रोजाना शहद में मिलाकर ले सकते हैं, बालाई में दूध में मिलाकर ले सकते हैं, पानी के साथ ले सकते हैं या नारियल पानी के साथ ले सकते हैं। ये तरीका है, 1 ग्राम रोजाना लेना है, इंशाल्लाह फायदा मुमकिन है। जी, गोंद स्याह को इस्तेमाल में लेने का तरीका क्या है हकीम साहब, अगर उन्होंने गोंद स्याह के बारे में जानना चाहो तो? गोंद स्याह आधा ग्राम लेते हैं एक दफा में, और एक दिन में 2 खुराक ले सकते हैं। आधा ग्राम खाने के बाद बालाई में मिला के लें, गोली बना के लें, शहद में मिला के लें, घी में मिला के लें, क्योंकि चिपकता है मुंह में और कड़वा बहुत होता है। कोई भी ऐसी ऑयली चीज में मिलाकर अगर ले लेंगे तो आसानी से आप इसे निगल लें और फिर जल्दी से पानी या कम चर्बी का दूध पी सकते हैं। शिफा से बात कर रहे हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश से एक खातून ने अपनी बच्ची के बारे में, जैसे 20 साल की उम्र में खुला ली है, वो सवाल आपसे ज़रूर जानेंगे हकीम साहब कि क्या रहनुमाई है आपकी। पहले शिफा का सवाल नोट कर लेते हैं। जी बताएं, क्या सवाल है आपका? शिफा साहिबा, हमें सुन पा रही हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टीवी की आवाज़ म्यूट कीजिए शिफा, आज वैसे ही राब्ता जो है वो बहुत साफ नहीं है, ज़रा बुलंद आवाज़ से सवाल बताइए। मेरी अम्मी को बहुत कमर में दर्द रहती है। ठीक है, वो अभी गोंद स्याह मंगाई है, वो खाती हैं अभी, फिर थोड़ी सी आराम है। बहुत शुक्रिया। ठीक है, आपका भी शुक्रिया, अल्लाह आपकी वालदा को सेहत दे। हकीम साहब, 20 साल की उम्र में खुला ले ली है बेटी ने, क्या वजूहात हैं वो तो वही जाने, लेकिन मज़ीद आगे की जो ज़िंदगी है अल्लाह ताला उसमें खुशियाँ दे, मज़ीद रोशनी और उजाले दे, उसके लिए आपकी दुआ भी दरकार है और रहनुमाई भी। हाँ देखिए, वो एक शेर मुझे याद आ रहा है, आप कहें तो सुना दो, बड़ा अच्छा शेर है। हकीम साहब ज़रूर सुनाया कीजिए, हमारे नाज़रीन को कितना अच्छा लगता है, अब तो उनका जो उनके तासुरात हैं वो सुनते ही रहते हैं। बरमौका बरमहल आपके अशार बहुत लुत्फ़ देते हैं और हौसला भी। नाज़रीन को भी अच्छा लगेगा और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा शेर है, किसी का है, मेरा नहीं है, किसी ने सुनाया था मुझे 30-40 साल पहले, लेकिन पूरी जिंदगी उसी पर मुश्तमिल है हमारी, कभी गौर करें तो जी। कि तर्के ताल्लुकात को एक लम्हा चाहिए, तर्के ताल्लुकात को एक लम्हा चाहिए, लेकिन तमाम उम्र हमें सोचना पड़ा, बिल्कुल, लेकिन तमाम उम्र हमें सोचना पड़ा। ये रिश्तों के मामले ऐसे होते हैं, मैं भी आप ही लोगों में से हूँ कि जब रिश्ते होते हैं तो कुछ बातें छुपा ली जाती है, कुछ बातें जाहिर हो जाती, कुछ नहीं हो पाती, और खानदानों में रिश्ते इसलिए करते हैं कि एक दूसरे से खूब वाकफियत होती है। लेकिन बड़ा मसला है, मैंने एक साहब से ये कहा कि मेरे पास एक मैसेज आया मेरे एक दोस्त का अलीगढ़ के, उन्होंने किसी लड़के के उसके वालिदैन के बारे में पूछा, तो मैंने एक मसलहत का जवाब दिया कि ये लोग बहुत मशक्कती हैं और मैंने इनको मशक्कत से अपनी ज़िंदगी बदलते हुए देखा और बहुत तरक्की करते हुए देखा। उनकी बुराइयां छुपाकर अच्छाइयां मैंने बयान कर दी, और वो कोई रिश्ता गया वहाँ रामपुर में जिनका नाम नासिर साहब था, उन्होंने, उनका रिश्ता चल रहा था, तो उन्होंने एक बात झूठ बोल दी कि मैं बुगरासी में, क्योंकि मैं बुगरासी का रहने वाला हूँ, सिर्फ हकीम सुलेमान को जानता हूँ, लेकिन बखुदा मैं उनको आज तक नहीं जानता, और वो मुझे जानते होंगे टेलीविज़न के हवाले से। तो जिन्होंने मुझे मैसेज भेजा तो वो मेरे दोस्त थे और उनके शायद साड़ू थे, तो मैंने ये लिखा था कि अच्छाई बारे में लिखा था, बुराइयों को नहीं लिखा था। और उन साहब जिनके यहाँ रिश्ता था और जिनसे रिश्ता था, उन दोनों का नाम नासिर था। तो वो नासिर साहब हमारे जो गांव के हैं, उन्होंने ये सोचा, वो रिश्ता नहीं हुआ, कि मैंने बुराई कर दी। मैंने उनको सफाई भी दी कि मैंने
देखो ये मैसेज उनका था, मेरे पास आया, और नासिर साहब आपके हम नाम को तो मैं जानता ही नहीं, लेकिन वो एक खला पड़ गया, बुराई हो गई, पर मुझे तो कोई परवाह भी नहीं। लेकिन फिर बाद में मुझे पता चला कि अगर लड़की का मामला हो और कोई इंक्वायरी आपके पास आए तो सच्ची बात बता देनी चाहिए, क्योंकि उसकी जिंदगी का सवाल है। ऐसा मुझे बाद में पता चला, लेकिन फिर भी मैंने बुराई नहीं की। तो ऐसा मुझे एक मुफ्ती ने कहा कि लड़की के मामले में गीबत नहीं कहलाती, आप अगर कोई लड़के वाला आपसे रिश्ते के बारे में पूछता है तो आप सच्ची बात बता दिया करें। और ये अल्लाह की मसलियत है, बच्ची के लिए मैं दुआ तो ज़रूर करूँगा इंशाल्लाह, लेकिन कभी कभी ये ज़रूरी होता है बुला लेना। आपका दर्द मैं समझता हूँ, और अल्लाह ताला उससे बहुत ज़्यादा बेहतर रिश्ता उसके लिए कराएगा। मेरा अल्लाह से उम्मीद है कि बहुत बच्ची खुश रहेगी, बस आप सब्र कर लें, इंशाल्लाह आपको बहुत बहुत खुशी होगी जिस दिन अच्छा रिश्ता होगा इंशाल्लाह। वाकई हकीम साहब, आपने जब रिश्तों की बात की तो ये जो रिश्ते होते हैं ये स्टेपलर की पिन्स की तरह होते हैं, निकाल भी लिए जाएं तो निशानात रह जाते हैं कागज़ पर। मर्द के लिए हाथ छुड़ाकर आगे बढ़ जाना, किसी दूसरे का हाथ थाम लेना बहुत आसान होता है, लेकिन जहाँ तक हम औरतों की बात करते हैं या लड़कियों की बात करते हैं तो उनके दिल और दिमाग के कोरे कागज़ पर पड़ने वाला पहला नक्श बहुत मुस्तकिल होता है, बहुत देर पा होता है। वक्त उसे धुंधला कर भी दे तो भी शायद वो ज़ायल नहीं होता, ख़त्म नहीं होता। दुआ है बहुत सारी इस बच्ची के लिए कि इसकी आने वाली ज़िंदगी आसान हो, उसमें खुशियाँ हों, मोहब्बतें हों, राहतें हों, सुख चैन हो। कॉल्स की तरफ आते हैं। 3 सवालात हमारे पास हैं हकीम साहब। बेटी के बाल झड़ते हैं, उम्र 15 साल है। ये गाज़ियाबाद से जो मोहम्मद साहब ने सवाल किया था उनकी बच्ची से मुतालिक। हाँ देखिए, बाल झड़ते हैं तो मैंने अपनी ज़िंदगी में जो नुस्खा कामयाब पाया और ख़ुद पर भी आजमाया, और मेरे साथ क्योंकि करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं उनको भी फ़ायदा होते हुए देखा, तो वो है गौन मोरिंगा सफ़ेद। बस 1 ग्राम असली गौन मोरिंगा, नकली बहुत मिलता है, 1 ग्राम दूध, पानी या नारियल पानी के साथ लिया करें। देखिए, मुझ जैसे बुढ़े आदमी के इतने बाल हैं कि मुझे 2-2 बार कटाने पड़ते हैं महीने में, और मैं ये खुराक कभी कभी लेता हूँ। पहले तो बहुत लेता था, मेरे बाल झड़ने लगे थे, और हिदायत ये है कि शैम्पू बच्ची छोड़ दे, ये बालों का दुश्मन है। उसमें जो सोडा कास्टिक मिलाया जाता है वो बालों को काट देता है। ये वही सोडा कास्टिक होता है जो आपके बर्तन या कपड़े धोने के साबुन में इस्तेमाल होता है। जी, भांजी का पेट खराब रहता है हमेशा, उम्र 15 साल। देखिए, वो नुस्खा बड़ा कारआमद है जो 6 चीज़ों का मैं बताता हूँ। सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी। सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी का पाउडर बना के रख लें। हम वज़न लेकर, यानी 100 ग्राम ले लें, हम बना के रख लें, सबके काम आता है। ये 8-10 अमराज में बहुत फ़ायदेमंद है। 1 चम्मच खाएं, और नमक ज़ैतून 1 चुटकी अलग से रख लें, नमक ज़ैतून असली मंगा के 2 गिलास पानी में लाएं, और इस पानी से आप 1 खुराक दिन भर में या 2 खुराक लिया करें। मेरा मुजर्रब है, और करोड़ों मेरे व्यूअर्स इसको इस्तेमाल करते हैं। पेट हो या एसिडिटी हो, कब्ज़ हो, बवासीर हो, इन्फेक्शन हो, लीवर इन्फेक्शन हो, किडनी इन्फेक्शन हो, क्रिएटिनाइन बढ़ जाती है, अक्सर किडनी की गंदगी बढ़ जाती है, बहुत बड़े मसाइल हो जाते हैं, या लीवर का कोई मसला हो, और स्किन का कोई मसला हो, मुहासे निकलते हो, इन सब लोगों के लिए बेहिसाब अच्छा नुस्खा मेरे तजर्बे का है, इस्तेमाल करके देखें। जी, लाइक साहब थोड़ा सा इंतज़ार, आपसे पहले कॉलर और हैं हमारे साथ। जी भाई, अपना सवाल बताइए। हेलो जी, सवाल बताइए अपना। मैं नूरैन खान बोल रही हूँ बिलासपुर से। जी नूरैन, फरमाइए क्या सवाल है। अस्सलाम वालेकुम आप लोग को। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि मेरे वबरकातुहू। 2 सवाल हैं बाजी। एक तो हार्निया के लिए पूछना था कि हार्निया के लिए कुछ बता देते, और ये सफिस्तान उन्नाव जो है
हकीम साहब के यहाँ से मिलता है क्या? ये 2 सवाल मेरे। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। लईक भाई आप बताएं आपका सवाल क्या है? ऐसा लगता है लईक भाई से राब्ता नहीं है। जी हकीम साहब, ऐसा महसूस होता है कि हमारे पास 2.5 से 3 मिनट का वक्त है और 3 सवाल हैं। एक बच्ची ने, शिफा ने, अपनी वालदा के बारे में दरियाफ्त किया है, कमर दर्द का मसला है उनको। देखिए, दर्द तो कमर में हो या घुटनों में हो या पिंडलियों में हो या थाइज में हो या मोंढों में हो, मैंने अपने तजर्बे में आज तक ऐसा नुस्खा नहीं देखा जो एक रॉ मटेरियल के रूप में है। जिसको मैं अक्सर बताता हूँ उसे गौनसिया कहते हैं। लेकिन मुश्किल ये हो गई है कि ये नकली बहुत मिलने लगा है। असली गौनसिया तलब करें और पहचान के लिए मेरे YouTube पर हकीम सुलेमान खान के पेज पर आप देख लें कैसा होता है। इसे आधा ग्राम दिया करें 2 दफ़ा खाने के बाद, किसी भी तरह से दे सकते हैं। आधा ग्राम लेना है, कैसा ही दर्द हो, अल्लाह ने इसमें बड़ी शिफा रखी है। जी, नूरैन के सवालात ज़रूर शामिल करेंगे। कॉलर और हैं सियाज आलम, जैसा कि वो बता रहे हैं अपना नाम। भाई अगर आपका नाम यही है तो सवाल बताइए। वालेकुम अस्सलाम, ज़रा बुलंद आवाज़ से। जी मुझे साइनस है। तो हकीम साहब से मैं पूछना चाहता हूँ साइनस का कोई नुस्खा है? और मेरा एक और सवाल है। हाँ। कि मेरी बहन है, हाँ। जिसको लगभग 1 महीना पहले टाइफाइड हुआ था। हाँ। तो उसको अभी बहुत कमजोरी रहता है, मतलब बदन हाथ में दर्द वगैरह। तो उसके लिए कुछ। ठीक है, नूरैन का सवाल लें और अगर वक्त बचा तो आपके सवाल की तरफ आएंगे इंशाल्लाह। नूरैन का सवाल ये है कि हर्निया से मुतालिक हकीम साहब आपकी रहनुमाई दरकार है। दूसरा ये कि सबिस्तान और नाब, ये जो चीज़ें बताते हैं, ये आपके यहाँ से अगर मंगवाना चाहें तो उसकी क्या सूरत है? हाँ, हेल्पलाइन नंबर से आप मदद लें। हमारे यहाँ भी ये चीज़ें मिलती हैं, असली मिलती हैं। और अगर हर्निया ज़्यादा है तो फिर अच्छा नहीं हो सकता। अगर शुरुआत है तो उसका इलाज होना मुमकिन है। पेट ठीक रखें तो आपको फ़ायदा हो सकता है। जी, और कभी कभी अल्लाह ताला बरकत दे देता है हकीम साहब, वक्त में भी बरकत हो जाती है। अब 2 सवाल हैं और हमारे पास 2 मिनट का वक्त है। जी बताइए। जो इनके सवाल हैं, पहला तो खुद इनको साइनस का मसला है और बहन को 1 माह पहले टाइफाइड हुआ था, अब कमजोरी बहुत है। सपिस्तान, उन्नाब, अलसी, 3 चीज़ें हम वजन लें 100 ग्राम और 30 ग्राम पीपले। हमारे किचन के गरम मसालों में शहतूत नुमा जो एक चीज़ पाई जाती है जिसे पीपला मूल भी कहते हैं, 30 ग्राम लें, बाकी चीज़ें 100 ग्राम, और इनको पाउडर बना लें। इनको पाउडर बना के 1-1 चम्मच सुबह और शाम इस्तेमाल करें। ये आपके लिए साइनस के लिए है। और इसी को अगर आप एक चुटकी गौन चिलगोज़ा के साथ रोज़ाना 1 खुराक बहन को देंगे तो उनको ये कमज़ोरी भी दूर होना मुमकिन है। जी, बहुत शुक्रिया हकीम साहब तमाम नाज़रीन की रहनुमाई के लिए। इंशाअल्लाह कल फिर आपसे और तमाम नाज़रीन से मुलाकात होगी, कुछ और नई रहनुमाई के साथ, नई बातों के साथ, कुछ नए वाक़यात, कुछ नए क़िस्सों और हकीम साहब की ताज़ा तरीन शायरी के साथ। तो कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।